कह सकते हैं, ये भी आपका डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही है, लेकिन दैट इज फॉर इंफीरियर गुड। घटिया वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करना। किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, यदि कोई वस्तु घटिया या निकृष्ट है तो उसके संदर्भ में हम किस प्रकार से प्राइस इफेक्ट से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, the income effects will work in opposite direction to the substitution effect। निकृष्ट वस्तु या घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सामान्यतया क्या होता है, जब वस्तुएं नॉर्मल होती हैं, सामान्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है यदि वस्तु घटिया हो जाती है, इंफीरियर हो जाती है, तो इनकम इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। कैसे करता है? When inferior good, when price of inferior good falls, its negative income effect will tend to reduce the quantity purchased, while substitution effect of the change in price will lead to or tend to increase the quantity purchased। जब किसी भी इंफीरियर गुड, घटिया वस्तु या निकृष्ट वस्तु जिसे हम कहते हैं, उसका दाम घटता है, प्राइसेस जब उसके कम होते हैं, तो उसका जो ऋणात्मक इनकम इफेक्ट होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, वो कंज्यूमर को प्रेरित करता है कि कंज्यूमर उस घटिया वस्तु की कम मात्रा खरीदे।
जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्यक्ति को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि वो उस घटिया वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदे। बट नॉर्मली it happens that negative income effect of the price change is not large enough to outweigh the substitution इफेक्ट। लेकिन सामान्यतया ये पाया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है या ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, वो इतना अधिक नहीं होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसके आगे कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लार्जर एंड इनकम इफेक्ट इज स्मॉलर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है और इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव कम होता है। ऐसा इसलिए होता है as the consumer spends a very small proportion of his income on a single commodity। ऐसा इसलिए होता है कि कंज्यूमर किसी एक वस्तु पे अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उस वस्तु के ऊपर खर्च नहीं करता है, बल्कि छोटा हिस्सा ही स्पेंड करता है। एंड when the price falls, a very little income is increased। और जब कीमतें घटती हैं तो कंज्यूमर की आय में, वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है वो बहुत थोड़ी वृद्धि होती है, क्योंकि कंज्यूमर उसके ऊपर अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही व्यय कर रहा होता है। और जब इनकम कम, जब प्राइस फॉल होते हैं, कीमतें घटती हैं, तो कंज्यूमर की आय, वास्तविक आय तो बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी वास्तविक आय में वृद्धि नहीं। किसी वस्तु के, घटिया वस्तु के संदर्भ में हम
किस प्रकार से प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट वर्क करेगा, हम इसको एक ग्राफ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x जो है गुड x कैसी है, तो गुड x एंड इंफीरियर गुड है। x घटिया वस्तु है और y वस्तु कैसी है, तो y सुपीरियर गुड है। मान लेते हैं ये जो है पहले तो यहाँ पे हम दिखाएंगे गुड x को, which we have assumed is a superior good. PQ ने बजट रेखा ड्रॉ कर ली है। पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये इनिशियल बजट लाइन ही है, इसी से टच करता हुआ आईसी होगा। पहले PQ1 कर दूं, PQ2 हो जाएगा। और जब हम उसकी आय को लेते हैं उससे, तो कैसे लेते हैं, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के थ्रू उसकी इनकम को लिया जाता है। थोड़ा सा ये हमारा IC1 हो गया, IC2 हो गया, RS है, और ये T। पहले कितनी मात्रा ले रहा था इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, तो ये OA ले रहा था। बाद में जब प्राइस फॉल होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो T पॉइंट पे जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पे, और वो लेगा, मात्रा लेता है B, ये लेता है। और ये मान लेते हैं कि ये C है। तब इस ग्राफ को समझते हैं पहले। तो x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, गुड x को शो किया है, y एक्सिस पे हमने गुड y को शो किया है। यहाँ पे हमने माना है कि x हमारी एक घटिया या निकृष्ट वस्तु है, इंफीरियर कमोडिटी है, और y हमारी एक सुपीरियर कमोडिटी है। इनिशियल इक्विलिब्रियम R बिंदु के ऊपर फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे बजट रेखा PQ1 और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। और इस इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, प्रारंभिक संतुलन बिंदु के ऊपर, उपभोक्ता या कंज्यूमर
एक्स वस्तु की ओए मात्रा खरीदता है, इतनी मात्रा खरीदता है, और वाई वस्तु की आर ए मात्रा खरीदता है। वर्टिकली हम देखेंगे तो ये वाई वस्तु को डिनोट करेगा, आर ए मात्रा को खरीदता है। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु जो कि इंफीरियर वस्तु है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम होने का परिणाम क्या होगा कि कंज्यूमर की रियल लेवल बढ़ जाएगी और उसकी बजट रेखा दाहिनी ओर बाहर की तरफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आउटवर्ड शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगी, ये PQ2 हो जाती है। इस नई बजट रेखा के ऊपर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है वो टी बिंदु के ऊपर होता है। वो टी बिंदु के ऊपर हो रहा है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फॉर्म जो होता है टी बिंदु के ऊपर हो रहा है। और इस स्थिति में कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा और वाई वस्तु की भी पहले से अधिक मात्रा खरीदेगा। क्यों अधिक खरीदेगा? क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ चुकी है। उस रियल इनकम से वो ज्यादा मात्रा में चाहे तो एक्स को ही खरीद ले, चाहे तो दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा वो खरीदे। तो खरीदता है एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा खरीदता है, और वाई वस्तु की कितनी खरीदता है? वाई वस्तु की टी बी मात्रा परचेस करता है। अब आर से टी की ओर जो मूवमेंट था, द मूवमेंट फ्रॉम आर टू टी, आर से टी की ओर कंज्यूमर क्यों गया है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट। ये है प्राइस इफेक्ट, और इसको जो बनाया गया है ये आपका शो करता है, पीसीसी के थ्रू दिखाया गया है, ये आपका शो कर रहा है प्राइस इफेक्ट को। ये प्राइस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अब यदि कंज्यूमर से उस बढ़ी हुई इनकम को कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा हम वापस ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें एक नई बजट रेखा ड्रॉ करनी होगी, नई इनकम लाइन ड्रॉ करनी होगी, प्राइस इनकम लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि पैरेलल टू PQ2 होती है। वो है MN इज अ न्यू बजट लाइन। ये नई बजट रेखा जो है जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है IC1, उसके टेंजेंट होती है एस बिंदु पर टेंजेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस बिंदु के ऊपर न्यू बजट लाइन MN एंड इंडिफरेंस कर्व IC1 आर टेंजेंट टू ईच अदर। यहाँ पे कंज्यूमर एक्स वस्तु की पहले से और अधिक मात्रा ले रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कि वो पहले से अधिक मात्रा OC ले रहा है, और वाई वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीद रहा है। क्यों कम मात्रा खरीद रहा है? क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे वो रिलेटिव प्राइस में चेंजेस के कारण हुए हैं। उसकी जो बढ़ी हुई इनकम थी, इंक्रीज इनकम थी, वास्तविक आय थी या परचेजिंग पावर थी, उससे वापस ले लिया गया है। तो अब जो भी वो एडजस्टमेंट करेगा, हमेशा ही वो क्या होता है, कंज्यूमर महंगी वस्तु के स्थान पे सस्ती वस्तु को खरीदना पसंद करता है। यदि उसके रियल इनकम को हम ले रहे हैं तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची है, तो वहां पे वो एस बिंदु के ऊपर होगा और एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा OC खरीदेगा और वाई वस्तु के पहले से कम SC मात्रा खरीदता है। अब मान लेते हैं कि इस बढ़ी हुई इनकम को कंज्यूमर को लौटा दिया जाता, तो कंज्यूमर कहां पे होगा? तो यहाँ पे पहले एक बार समझ लीजिए कि यहाँ A से B, A भी यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ए भी यहाँ पे शो करता है प्राइस इफेक्ट को, और ए से सी दिखा रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। अब यदि बढ़ी हुई आय को हम वापस कर देंगे कंज्यूमर को, जो रियल इनकम में इंक्रीज हुआ था क्योंकि एक्स वस्तु जो इंफीरियर थी उसके प्राइस कम हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कंज्यूमर एस बिंदु के स्थान पर चला जाएगा, टी बिंदु की ओर चला जाएगा। टी बिंदु की ओर जाने का मतलब क्या हो रहा है कि वो घटिया वस्तु की मात्रा कम कर रहा है। घटिया वस्तु कौन सी है? एक्स वस्तु की मात्रा को घटा रहा है।
ओ सी से घटा करके वो क्या कर रहा है, ओ बी मात्रा ले रहा है। एक्स वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा है, तो ओ बी मात्रा वो परचेस करता है। और वाई वस्तु की कितनी मात्रा परचेस कर रहा है, तो वाई वस्तु की टी बी मात्रा परचेस करता है। ये वाई वस्तु की पहले से अधिक मात्रा ले रहा है क्योंकि वाई यहाँ पे सुपीरियर कमोडिटी है, और एक्स की यहाँ पे कम मात्रा ले रहा है क्योंकि एक्स यहाँ पे घटिया वस्तु। तो ये कितनी मात्रा ले रहा है यहाँ पे, आपका वो ले रहा है वो भी मात्रा परचेस करता है। ये हो जाएगा आपका इनकम इफेक्ट। बीसी को दिखाएंगे हम, बीसी के रूप में कहेंगे, यहाँ पे इसको नहीं कहेंगे। बीसी यहाँ पे दिखा रहा है उसका, बीसी आपका ये इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है, बी एंड सी। तो यहाँ पे आर से पी की ओर जाना यहाँ पे प्राइस इफेक्ट को शो कर रहा है, आर से एस की ओर जाना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रहा है, और एस से टी की ओर जाना इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। तो प्राइस इफेक्ट के अंदर ही हमारे दो और इफेक्ट समाहित होते हैं, वो होते हैं हमारे इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्लियर हो गया होगा कि आर से टी पहले जा रहा है प्राइस इफेक्ट के कारण, और यहां से यदि जा रहा है एस से टी की ओर जाना, इसको हम लोग आईसीसी से जोड़ सकते हैं, एस से टी को आईसीसी, ये आपका एस से टी की ओर जाना आपका इनकम इफेक्ट को शो करता है। तो ये है हमारा इंफीरियर कमोडिटी के केस में हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लार्जर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा बड़ा होता है, अधिक होता है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट हमारा कम होता है। अब देखते हैं गिफन गुड्स के रेफरेंस में क्या होता है। गिफन गुड्स के केस में किस प्रकार से प्राइस डिमांड रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। गिफन गुड्स होती क्या है, such an inferior good, such an inferior good। संजना मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Such an inferior good in which the consumer reduces its consumption when its price falls and increases the consumption when its price rises is called a Giffen
गिफिन गुड, एक ऐसी घटिया वस्तु जब उसकी कीमत घटती है तो कंज्यूमर उसका कंजम्पशन कम कर देता है, उपभोग कम कर देता है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो कंज्यूमर उसके उपभोग को बढ़ा देता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डिमांड और प्राइस में हमेशा जो रिलेशनशिप होता है फॉर नॉर्मल गुड्स की इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर अधिक कंज्यूम करते हैं, जो प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन गिफिन वस्तु एक ऐसी प्रकार की घटिया वस्तु होती है जिसके लिए जब उसकी कीमत बढ़ती है तो कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और कीमत घटती है तो कम कंज्यूम करते हैं। It is named after the British statistician Sir रॉबर्ट गिफिन। इसका नाम पड़ा था ब्रिटेन के जो सांख्यविद थे उनके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा था, हु वाज रॉबर्ट गिफिन। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि मिड 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के मध्य वहां की महारानी ने देखा कि लोग जो है ब्रेड जैसी जो कोर्स ग्रेन, ये मोटे अनाज जो भी थे, उनकी कीमतें घट रही थी, लोग उनके कंजम्पशन को भी कम कर रहे थे, उसके उपभोग को कम कर रहे थे। तो इन्होंने, महारानी ने रॉबर्ट गिफिन से कहा कि इसका पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रॉबर्ट गिफिन जो कि सांख्यिकी को जानने वाले थे, स्टैट्स को जानने वाले थे, ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने पाया कि लोग जो है जो मोटे अनाज थे जैसे ब्रेड वगैरह हो गई, उनकी कीमतों के बढ़ने के बावजूद उसका अधिक कंजम्पशन कर रहे हैं, और जब उनकी कीमतें घट रही थी तो उनका कम कंजम्पशन कर रहे थे। तो उन्होंने कारण ढूंढा कि सर क्या कारण है कि लोग जो है इनका कीमत बढ़ने पे अधिक कंजम्पशन कर रहे हैं, कीमत घटने पे कम कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये ऐसी घटिया वस्तुएं थी जिन पर कंज्यूमर अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर रहा था। मतलब जिसको कंज्यूम किए बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अब आपकी डे टू डे लाइफ में यदि बात की जाए तो हमारा ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं वो मस्ट होते ही होते हैं कि हमें रोटी चावल दाल ये बेसिक चीजें तो खानी ही खानी है, और हम कहीं भी कटौती कर देते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास में बात कर रही हूँ कि वहां पे देखा गया कि जब ये लोग अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था इन वस्तुओं पे खर्च कर रहे थे, तो जब इनकी कीमतों में कमी हो रही थी तो क्या हो रहा था कि लोगों की वास्तविक आय बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी, और कीमत में जब वृद्धि हो रही थी तो उनकी वास्तविक आय जो थी वो घट जा रही थी। तो लोग क्या कर रहे, कीमत के घटने पे लोग क्या कर रहे थे कि वहां से कुछ पैसे निकाल ले रहे थे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ब्रेड का कंजम्पशन करता है, ठीक है, ब्रेड कंज्यूम कर रहा है मंथली। मान लीजिए ब्रिटेन में रोटी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ब्रेड का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से समझिए कि मान लीजिए फॉर अ फैमिली मंथली bread packets required are 100 पैकेट्स। मान लेते हैं किसी फैमिली में एक महीने में 100 पैकेट ब्रेड के खर्च होते हैं। मतलब ब्रेड क्या है, वो एसेंशियल कमोडिटी, जिसको कंज्यूम वो करेंगे ही करेंगे। और 100 रुपए पैकेट पे मान लीजिए ब्रेड का जो प्राइस था पहले वो था
प्राइस ऑफ ब्रेड मान लेते हैं 20 पर पैकेट, ठीक है, ₹20 पर पैकेट। तो कितना खर्च होगा उनका इसके ऊपर? P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो हमें कितना मिल जाएगा? 100 पैकेट ये हो गया इंटू 20, ₹2000 खर्च करना पड़ेगा फैमिली को। तो फैमिली को ब्रेड के ऊपर कितना खर्च करना हो रहा था? तो फैमिली को ब्रेड के ऊपर जो है वो 2000 खर्च कर रही थी। और मान लीजिए कि मंथ में वो अदर जो सुपीरियर कमोडिटी थे, सुपीरियर गुड्स थी, मान लीजिए उसमें हो सकता है कि नॉन वेज खा रहा हो या मिल्क का कंजम्पशन कर रहा हो या फ्रूट्स का कंजम्पशन कर रहा हो, उसके ऊपर वो जो फैमिली थी वो 1000 स्पेंड कर रही थी, ठीक है। ये सुपीरियर गुड के ऊपर जो था वो 1000 खर्च कर रही थी और ब्रेड जो था उसके ऊपर 2000 खर्च कर रही थी। अब यदि ऐसी स्थिति में प्राइस ऑफ ब्रेड फॉल्स, घट जाता है और वो हो जाता है 10 रुपीज 10 पर पैकेट। 10 की जगह 15 भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, 15 ही कर देते हैं इसको। तो मान लीजिए वो 20 रुपीज से घट जाए उसकी कीमत और हो जाती है 15 पर पैकेट। तो अब उसे कितना खर्च करना होगा? 100 यदि पैकेट लेती है तो इन दैट केस यदि 100 ही परचेस करती है तो 15 के हिसाब से उसका खर्चा कितना हो जाएगा? ₹1500 पर मंथ खर्चना पड़ेगा यदि वो उतने ही पैकेट वो डिमांड करती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ₹5 क्या हो गया? 2000 माइनस 1500, कितना उसके पास में सरप्लस आ गया? तो सरप्लस हो गया उसके पास में, सरप्लस हो गया उसके पास में ₹500 बच गए हैं। यदि वो उतनी पैकेट अब खरीदेगी तो 1500 में ही खरीद सकती है, 1500 में ही वो फैमिली खरीद सकती है, 500 उसके बच जाएंगे। लेकिन अब वो क्या करेगी? अब वो उतने ही पैकेट डिमांड नहीं करेगी, वो क्या करेगी? 500 तो बचे ही बचे हैं, कुछ पैसे और बचाने की कोशिश करेगी जिसको कि वो सुपीरियर कमोडिटी पे वो खर्च कर सके। यहाँ पे हम मान लेते हैं x कैसी है? गिफन गुड है, x एक गिफन गुड है। ये इनिशियल बजट लाइन है PQ1, ये आफ्टर फॉल इन प्राइस ऑफ x बजट लाइन हो जाती है PQ2। ये जब हम उसकी इनकम को ले लेंगे और बढ़ी हुई इनकम को कंज्यूमर से ले लिया जाएगा, उस स्थिति में उसका ये बजट रेखा होगी। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि पैरेलल टू न्यू बजट लाइन ही हमारी जो बजट रेखा होती है, पैरेलल टू न्यू बजट लाइन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे जो कि इसको भी टच करेगा, इनिशियल बजट लाइन को टच करना चाहिए। यहाँ पे ये
थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको फिर से हमें इरेज करना होगा। तो ये आपका जो थोड़ा सा इससे और ऊपर होना चाहिए, ये थोड़े से नीचे ऊपर में बराबर नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, पैरेलल नहीं जा रहा है, पैरेलल ही होना चाहिए। चलिए रेड जो है उसको ही हम मानेंगे, इसको हम डिलीट कर दें ब्लैक वन को। ओके टेंडेंसी पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम होगा, कहीं और ऐसे कट करते हुए जा रहा है तो वहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता है। आर है, एस है, IC2 होगा, ये IC1 होगा। तो ये हमारा इनिशियल बजट लाइन जो था PQ1 हमारा इनिशियल बजट लाइन था, जिसके ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो फॉर्म हो रहा था वो आर बिंदु के ऊपर हो रहा था, जहां पे बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट थे। और यहाँ पे कंज्यूमर जो था एक्स वस्तु की OA मात्रा ले रहा था और वाई वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा था, तो वाई वस्तु की RA मात्रा ले रहा था। और जब एक्स वस्तु विच इज अ गिवन गुड उसका प्राइस फॉल करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जा रही, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, उसकी बजट रेखा जो है दाहिनी ओर आउटवर्ड एक्सटेंड हो जाती है, बाहर की तरफ खिसक जाती है, और वो हो जाती है PQ2 उसकी नई बजट रेखा हो जाती है। और इस नई बजट रेखा के ऊपर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है वो T बिंदु के ऊपर हो रहा है। ये T बिंदु के ऊपर इक्विलिब्रियम क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर जब एक्स वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी पहले से कम मात्रा परचेज करता है। ये उसकी कम मात्रा ले रहा है, एक्स वस्तु की पहले जहां OA ले रहा था अब वो ले रहा है एक्स वस्तु की OB मात्रा परचेस करता है। वाई वस्तु की कितनी परचेस कर रहा है, TB अधिक मात्रा परचेस कर रहा है। वाई वस्तु की जहां पहले परचेस कर रहा था RA मात्रा, उसकी तुलना में अब वाई वस्तु जो कि सुपीरियर कमोडिटी है उसके पहले से अधिक मात्रा परचेस करता है, और एक्स वस्तु जो कि इंफीरियर कमोडिटी उसके पहले से कम मात्रा OB परचेस करता है। अब यदि उससे बढ़ी हुई इनकम को वापस ले लिया जाता, ये तो यहां से यहां जो जाना है आपका आर बिंदु से, जो उसका मूवमेंट है फ्रॉम पॉइंट T, ये उसका प्राइस इफेक्ट है जिसे हम PCC के थ्रू शो कर रहे हैं। आर से T की ओर जो गमन है वो प्राइस इफेक्ट है 19-20 हो, लेकिन इट मस्ट बी द पैरेलल टू द न्यू बजट लाइन PQ2। PQ2 के समानांतर ही एक हम बजट रेखा ड्रॉ करेंगे जो कि MN होगी। और ये बजट रेखा दिखाती क्या है कि उपभोक्ता की आय में वाई के रिस्पेक्ट में हम कहें तो हमने PM घटा दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में हम कहें तो हमने Q2N की कमी कर दी है, मतलब उसकी आय को हमने घटा दिया। अब उपभोक्ता चाह करके भी वस्तु में पुराने कॉम्बिनेशन को वो खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने उससे बढ़ी हुई इनकम को ले लिया है।
तो अब यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, जो भी कंज्यूमर के द्वारा अल्टरनेट किया जाएगा बंडल्स को, वो इसलिए होगा क्योंकि एक्स वस्तु जो है वो सस्ती हुई है, वाई वस्तु यहाँ पे महंगी हुई है। तो यहाँ आप कंज्यूमर क्या हो, जब हम उससे बढ़ी हुई इनकम को वापस ले लेंगे, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के थ्रू ले लेंगे, तो नई बजट रेखा एमएन होगी जो कि IC1 की टेंजेंट हो रही है। IC1 के टेंजेंट होती है, एस बिंदु के ऊपर टेंजेंट होती है। और यहाँ पे कंज्यूमर एक्स वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा है, तो एक्स वस्तु की ओसी मात्रा लेता है और वाई वस्तु की एससी मात्रा परचेस करता है। एससी मात्रा परचेस करने का मतलब क्या हो कि वाई वस्तु की पहले से कम मात्रा परचेस कर रहा है, एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा परचेस करता है। तो आर से एस की ओर जाना, ए टू एस, ए टू सी जो है यहाँ पे, ये दिखाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करता है। ए टू सी ये आपका शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रहा है। और ए टू बी जाना क्या शो कर रहा है, इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। ए से बी की ओर जाना इनकम इफेक्ट को नहीं, ए से बी की ओर जाना प्राइस इफेक्ट था। इनकम इफेक्ट तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये आपका आर से टी की ओर जाना, या हम कहें ए से बी जो है वो आपका प्राइस इफेक्ट है। अब यदि हम उसको बढ़ी हुई इनकम को वापस कर देंगे कंज्यूमर को, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो एस पॉइंट पे नहीं होगा। एस पॉइंट से वो कहाँ चला जाएगा, एस पॉइंट से वो सीधा चला जाएगा टी बिंदु की ओर, वो चला जाएगा। एस से कहाँ जाएगा, टी बिंदु की ओर जाएगा। टी बिंदु की ओर जाना क्या दिखा रहा है कि कंज्यूमर एक्स वस्तु की पहले जहां पे मात्रा वो खरीद रहा था, उसी मात्रा खरीद रहा था, अब वो एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, ओ बी मात्रा खरीदेगा। एक्स वस्तु की ओसी की जगह वो ओ बी मात्रा खरीदेगा। तो यहाँ पे ये यहां से एस बिंदु से आपका यहाँ की ओर जो जाना है, एस से टी की ओर जाना है, ब्लैक लाइन से दिखाया गया है, वो उसका इनकम इफेक्ट होगा। तो इनकम इफेक्ट क्या हो रहा है, यहां से यहां जाना, सी से बी की ओर जाना, सी से बी की ओर जाना क्या हो रहा है, ये इनकम इफेक्ट है। सी से मूवमेंट फ्रॉम सी टू बी, पूरा जो जा रहा है सी से बी की ओर जा रहा है, वो इनकम इफेक्ट है, वो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर घटिया वस्तु की मात्रा को कम कर देगा और अच्छी वस्तु जो है उसकी अधिक मात्रा को परचेस करेगा। मान लीजिए पहले वो ब्रेड के ले रहा था, 100 पैकेट ले रहा था और वो खर्च कर रहा था उसके ऊपर 2000 रुपीज वो खर्च कर रहा था। अब ब्रेड की कीमत हो गई है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया है, प्राइस ऑफ एक्स हो जाता है 15 रुपीज, उस हिसाब से उसे 1500 में ही मिल जाएगा। लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा, यदि इसी कॉम्बिनेशन को परचेस कर रहा होता, इतनी ही मात्रा को ले रहा होता एक्स की, तब वो 1500 खर्च करता, लेकिन वो क्या करेगा, एक्स की मात्रा को घटा दे रहा है। अब वो कितनी मात्रा लेगा, यहां से वो चला जा रहा है, यहां चला जा रहा है, यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे 500 की जो सेविंग उसको मिल रही थी वो तो खर्च करेगा ही। हो सकता है कि ब्रेड के पैकेट जो पहले 100 ले रहा था, हो सकता है कि अब वो 80 पैकेट ही परचेस करे। 80 पैकेट परचेस करने का मतलब क्या हुआ, कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी, 300 की और बचत हो जाएगी उसकी। यदि 80 पैकेट्स खरीदता है, 80 इंटू तो
ये हो गया 1200 उसने खर्च किया। मान लीजिए ब्रेड के पैकेट को अब क्या किया उसने घटा दिया है। मान लीजिए यहाँ पे ले रहा था तो वो ले रहा था आर बिंदु के ऊपर, वो यहाँ पे था, एस से हम बात कर रहे हैं। पहले वो ले रहा था, मान लीजिए कि वो परचेस कर रहा था 100 पैकेट, लेकिन अब कितने परचेस कर रहा है? 100 से वो सीधे चला आता है। वो यदि परचेस करता है 80 पैकेट परचेस करता है तो यहाँ से भी 300 बच जाएंगे। ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से वो यहाँ चला आया। पहले परचेस कर रहा था, यहाँ इस पॉइंट पे था, एस पे था, एस से जो बी की ओर आ रहा है वही उसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, कि मतलब उसकी जो वास्तविक आय बढ़ी, उसकी आय जब वृद्धि होती है तो वो क्या करता है, एक्स की मात्रा कम कर देगा, मतलब एक्स से कुछ बजट बचाएगा और y के ऊपर वो खर्च करेगा, क्योंकि y यहाँ पे सुपीरियर कमोडिटी। तो 500 ये पहले के हिसाब से बचता और कुछ और कम कर दिया, यदि कम करेगा तो वो आपका 300 हो सकता है कि 800 जो है वो बचा ले। 1200 ही केवल इस घटिया वस्तु के ऊपर खर्च करे और 800 जो बचा हुआ है वो सुपीरियर कमोडिटी के ऊपर खर्च करेगा। तो ये होता है आपका गिवन गुड्स के केस में आपका डिमांड और प्राइस रिलेशनशिप है। तो किसी वस्तु के गिवन गुड होने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। गिवन गुड के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो पहली है द गुड मस्ट बी an inferior good with large income effect। मतलब एक किसी प्रकार की घटिया वस्तु होनी चाहिए, निकृष्ट वस्तु होनी चाहिए जिसके केस में इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, जो कि हमने पीछे देखा था। पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, प्राइस इफेक्ट ए से बी तक जो है वो प्राइस इफेक्ट को शो कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ से है, वो है आपका ए से सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन यदि इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, तो वो है सी से बी। इतना लंबा जो है वो इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है, विच इज नेगेटिव। तो हमेशा ही इंफीरियर गिवन गुड्स के केस में negative income effect will be larger than the substitution effect. So a good must be an inferior good with large income effect. दूसरी जो शर्त है वो ये है कि substitution effect must be small. substitution effect प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, छोटा होता है, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। तीसरी शर्त क्या होती है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम spent upon inferior good must be very large। मतलब कंज्यूमर को अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस वस्तु के ऊपर खर्च करना चाहिए। 3 शर्तें होनी चाहिए, इनकम इफेक्ट लार्ज होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होना चाहिए, और तीसरी चीज है कंज्यूमर को अपनी आय का एक बहुत बड़ा अनुपात जो है वो ऐसी इंफीरियर गुड के ऊपर स्पेंड करना चाहिए।